नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज फिर एक आपके लिए नए वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप जब हमें सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, उत्साह मिलता है। तो फिर हम दुगने उत्साह के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बीपीएससी पीजीटी +2 हिंदी में जो प्रश्न पिछले बार पूछा गया था उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि आखिर देवनागरी लिपि का उदय किस लिपि से हुआ और कैसे जो है देवनागरी लिपि के बारे में किसका क्या मत है। क्योंकि यहाँ से पिछले बार भी 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे, तो हमें लगता है कि आने वाले एग्ज़ाम में भी यहाँ से प्रश्न 1-2 पूछे जाएंगे, तो इसे पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो हम लोग इसको चलिए आज पढ़ते हैं और जानते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं देवनागरी लिपि उद्भव और विकास, यानी देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिपि के बारे में क्या कथन है, क्या है, उसको हम लोग जानते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है जिसमें उन भाषा को लिखा जाता है। लिपि का आधार लिखित संकेत होते हैं। यहाँ एक बात समझ में आ गई कि हर एक भाषा जो है उसकी अपनी एक लिपि होती है, चाहे जो भी भाषा हो। इंग्लिश लिपि का रोमन है, हिंदी का देवनागरी है, उर्दू का उर्दू है, फारसी का फारसी लिपि है, सभी का अपना अपना लिपि है। तो हम लोग आज देवनागरी लिपि के विकास क्रम को देखेंगे, उद्भव को देख रहे हैं। आगे जो है पंक्ति, लिखावट या भाषा की सभी ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों को लिपि कहते हैं। यहाँ भी देखिए लिपि के संबंध में महत्वपूर्ण कथन है। अब हम लोग जो है कामता प्रसाद गुरु को देखते हैं कि उन्होंने लिपि के संबंध में क्या कहा है, क्योंकि इनका जो कथन है डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। यानी जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। अब तो हम लोग लिपि के बारे में समझ गए हैं कि लिपि क्या है। अब हम लोग बढ़ते हैं देवनागरी लिपि के बारे में जानते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी के उद्भव और विकास को हम आरेख के माध्यम से समझ सकते हैं। यानी हिंदी लिपि के जो देवनागरी लिपि है उसके उद्भव और विकास को हम एक आरेख के माध्यम से समझ सकते हैं। ये आरेख आपके समक्ष यहाँ दिया गया है। इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जो है सिंधु सभ्यता के समय में ही, उसी समय से जो है आर्य लोग जब आए तो उसी समय से ये है ब्राह्मी लिपि, गुप्त काल का ये है लिपि है। तो ब्राह्मी लिपि के 2 भाग हुए, एक से दक्षिणी शैली का विकास हुआ, आप यहाँ देख रहे हैं, एक से उत्तरी शैली का विकास होता है। यहाँ से भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि के किस शैली से हुआ है, तो उत्तरी शैली से हुआ है। यहाँ एक चीज़ स्पष्ट हो गया, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब उत्तरी शैली से जो है गुप्त लिपि का विकास होता है, उत्तरी शैली से गुप्त लिपि का विकास होता है और गुप्त लिपि से आगे चलकर सिद्ध मातृका या कुटीर लिपि का विकास होता है। यदि गुप्त लिपि से ही आगे चलकर सिद्ध मातृका या कुटीर लिपि का विकास होता है और कुटीर लिपि से ही जो है देवनागरी का विकास होता है और एक शारदा लिपि, दोनों का विकास जो होता है कुटीर लिपि से होता है। तो देवनागरी लिपि का विकास कुटीर लिपि से हुआ। देवनागरी लिपि के ठीक पूर्व की अवस्था कुटीर लिपि है, उसके ठीक पूर्व की अवस्था गुप्त लिपि है। तो यहाँ हम लोगों ने देवनागरी लिपि के विकास के क्रम को देखे कि कैसे कैसे जो है किसका विकास हुआ है, किस लिपि से होते हुए देवनागरी लिपि का उदय हुआ है। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि देवनागरी लिपि के विकास का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि आएगा, उसके बाद गुप्त लिपि आएगा, उसके बाद कुटीर लिपि आएगा, उसके बाद देवनागरी लिपि आएगा। इसको आपको ध्यान में रखना होगा, 1-2 बार देख लीजिएगा तो ये ध्यान में आ जाएगा।
अगर इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से हमारे जो टेलीग्राम चैनल हिंदी जंक्शन है वहां से जुड़कर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं और इसके बारे में जो है रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक चीज़ स्पष्ट है, दक्षिणी शैली से तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपि का विकास होता है। जब दक्षिणी से उधर हो गया ये सब का, अब जो है उत्तरी शैली से, यानी जो उत्तरी भारत है उसका लिपि का विकास हुआ उत्तरी शैली से। तो देवनागरी लिपि में जो है असमी भाषा, बांग्ला भाषा आदि को भी रखा जाता है, उस सब का भी लिपि देवनागरी ही है। और 18 जो बोलियाँ हैं उस सब का भी हिंदी का जो है देवनागरी है। तो आप इसको, हम लोग को हिंदी को देखना है। तो इसका जो है PDF टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, आप लोग जो है वहाँ से इसको रिवाइज कर सकते हैं। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा गहरी जानकारी देते हैं, जो पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, सिद्ध मातृका लिपि को डॉक्टर बुजर ने न्यून कोणीय लिपि नाम दिया है। यही लिपि कालांतर में कुटीर लिपि के नाम से जानी गई। यहाँ एक चीज़ स्पष्ट हो गया कि डॉक्टर बुजर ने सिद्ध मातृका लिपि को न्यून कोणीय लिपि नाम दिया है और यही लिपि कालांतर में कुटीर लिपि के नाम से जानी गई। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ है। यहाँ एक बात सामने निकल कर आई कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है गुजरात के एक राजा है जयभट्ट, उनके एक शिलालेख में हुआ। चाइना एरेस्टेट्रा 1667 ईस्वी में देवनागरी में प्रकाशित होने वाली प्रथम पुस्तक है। यहाँ भी एक पॉइंट सामने आया कि चाइना एरेस्टेट्रा जो है देवनागरी लिपि में प्रकाशित होने वाली प्रथम पुस्तक है। गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहाँ के पंडित वर्ग अर्थात नागर ब्राह्मणों के नाम से इसे नागरी कहा गया। ये प्रश्न डायरेक्ट उठाकर ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि गुजरात नागरी ब्राह्मणों के नाम से नागरी लिपि का विकास हुआ, क्या ये सही है या गलत है, कथन सही है या गलत है, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। आगे जो है देवताओं की उपासना के लिए जो संकेत बनाए जाते थे उन्हें देवनागरी कहते थे, वहीं से इसे देवनागरी कहा जाने लगा। यानी देवनागरी लिपि का संबंध देवताओं से भी रहा है, देवताओं के तंत्रिका आदि से भी रहा है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ से प्रश्न जो है सही और गलत जो कथन होगा वहाँ एक प्रश्न जो है ये पंक्ति उठाकर डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। चलिए अब हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ एक पॉइंट दिया गया है, देवनागरी लिपि सुधार एवं संशोधन। देवनागरी लिपि सुधार एवं संशोधन। तो सर्वप्रथम महादेव गोविंद रानाडे ने लिपि सुधार समिति का गठन किया। सर्वप्रथम महादेव गोविंद रानाडे ने लिपि सुधार समिति का गठन किया। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सर्वप्रथम किसने जो है लिपि सुधार संशोधन समिति का गठन किया, तो महादेव गोविंद रानाडे ने किया। अगला पॉइंट है काका करेकर ने आ की 12 खारी का सुझाव दिया। यानी यहाँ से प्रश्न पिछले बार बने थे कि आ की 12 खारी का सुझाव किसने दिया, तो काका करेकर ने दिया था। आगे पॉइंट है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया, जिससे हिंदी को हिंदी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया, जिससे हिंदी को इस प्रकार हिंदी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न उठाया जा सकता है कि पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव किसने दिया, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दिया। आगे प्रश्न पॉइंट है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 ईस्वी में लिपि सुधार समिति बनाया गया, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में एक लिपि सुधार समिति बनाई गई, जिसका अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देवनागरी में 11 स्वर, 1 अनुस्वार, 1 विसर्ग और 39 व्यंजन हैं। कुल मिलाकर 52 जो है वर्ण है। यहाँ पे देख रहे हैं, या डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है यहाँ से कुल कितने देवनागरी में वर्ण है, तो 52 वर्ण है। यानी हिंदी में कुछ जो है लेखन की दृष्टि से 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर, 1 अनुस्वार, 1 विसर्ग और 29 व्यंजन है।
आगे जो पॉइंट है उसमें देख रहे हैं, भारत सरकार द्वारा सन 1966 ईस्वी में मानक देवनागरी वर्णमाला प्रकाशित की गई। यानी कि जो वर्णमाला चलता था उसमें मानक रूप जो दिया गया था वो भारत सरकार द्वारा 1966 में प्रकाशित की गई थी। तो ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु देवनागरी लिपि सुधार से संबंधित था जो यहाँ पे दिया गया है। अब हम लोग देवनागरी लिपि के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कथन है कुछ विद्वानों का, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला कथन आइजैक पिटमैन का है, जो बोले हैं कि संसार में यदि कोई सर्वांगपूर्ण अक्षर है तो देवनागरी के हैं। यानी संसार में यदि कोई सर्वांगपूर्ण अक्षर है तो देवनागरी के हैं। ये किसका कथन है? तो सर आइजैक पिटमैन का है। आगे कथन है, नागरी लिपि से बढ़कर वैज्ञानिक लिपि मैंने नहीं पाई। ये कथन जो है आचार्य विनोबा भावे का है। उन्होंने कहा है कि नागरी लिपि से बढ़कर वैज्ञानिक लिपि मैंने पाई नहीं, माने मैंने कभी कहीं देखा नहीं। आगे जो कथन है, देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। ये राहुल संकृत्यायन का कहना है। यानी राहुल संकृत्यायन कहते हैं कि देवनागरी लिपि जो है दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। तो इस प्रकार हम लोगों ने कथनों और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा जो यहाँ पे सामने दिया गया था। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको ये जो डायग्राम है, आरेख है, उसको समझना है और किन जो है लोगों ने क्या जो है संशोधन किया, क्या प्रस्ताव दिया, उसको भी आपको देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद कथन को भी एक बार देख लीजिएगा, तो एक दो बार देखने से आपका ये जो है क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग जो है इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ है उसको देखते हैं। ये जो प्रश्न समाहित किया गया है UGC नेट और पिछले बार जो BPSC में प्रश्न पूछा गया था उसी को यहाँ संग्रहित किया गया है। तो इसको आप लोग महत्वपूर्ण प्रश्न समझे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। आपका जो तैयारी किया जा रहा है वो नेट लेवल का किया जा रहा है। जो बच्चे नेट का तैयारी करते हैं या कर रहे हैं वो यहाँ से बहुत लाभान्वित होंगे। और जो EMRS PGT का है उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके भी सिलेबस में ये समाहित है, तो वहाँ भी ये देखने को मिलेगा। तो सभी दृष्टि से जो है इसे ये महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे BPSC हो या फिर नेट JRF हो या फिर EMRS PGT हो। तो आपका जो है ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में आ की 12 खड़ी को स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था? देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी को स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था? आपके पास 5 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी को स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था? ये प्रश्न जो है पिछले बार BPSC में पूछा गया था, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा और बनाइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ख। काका करेरकर जो थे वो अ की 12 खड़ी को स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था। चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है? देवनागरी लिपि के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है, यानी किस लिपि से होते हुए देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, उसका सही क्रम आपको बताने हैं। 5 विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, उसके बाद गुप्त लिपि, उसके बाद कुटीर लिपि, तब जाके कुटीर लिपि से देवनागरी लिपि का उदय होता है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? आपके पास 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन करना है। आपके पास 5 विकल्प हैं BPSC के अनुसार जो विकल्प बनाए जाते हैं, तो 5 विकल्प हैं। अभी हम लोग जो है 5 विकल्प को देखेंगे। अगर BPSC जो नोटिफिकेशन आएगा उसके अनुसार फिर हम विकल्पों को ढाल देंगे, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि इस तरीक़ा से क्वेश्चन पर ज़्यादा पकड़ बनेगा और आदत से हो जाएगी। तो आपके पास 5 विकल्प है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। पहला जो कथन है, देवनागरी का नाम गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण पड़ा, सही है।
देवनागरी जो है तांत्रिक चिन्ह देवनागरी से संबंधित है, सही है। देवनागरी का विकास ब्राह्मी की उत्तरी शाखा से हुआ, ये भी सही है। तो तीनों सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, किसने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया? किसने जो है पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया? आपके पास 5 विकल्प दिए गए हैं जो आपके सामने हैं। सही विकल्प का चयन करना है। इसका जो सही आंसर क्या होगा आपको बतानी है। ये जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा ताकि प्रश्नों का जो है रिवाइज होता रहे। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमा अक्षर के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया गया था। चलिए हम लोग आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित लिपि सुधार समिति 1947 के अध्यक्ष कौन थे? ये जो है प्रश्न पिछले बार बीपीएससी में पूछी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित लिपि सुधार समिति 1947 के अध्यक्ष कौन थे? आपके पास 5 विकल्प है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। आचार्य जो नरेंद्र थे प्रथम अध्यक्ष थे लिपि सुधार समिति उत्तर प्रदेश सरकार का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? ये जो है हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन प्रश्नों के माध्यम से इसको हम लोग समझेंगे। आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि हम लोग जो है टॉपिक में नहीं पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग प्रश्नों के माध्यम से समझ लेंगे, जान लेंगे। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। कोई भी पॉइंट अगर छूट जाता है तो उसको हम लोग प्रश्नों में सेट में देख लेंगे। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग सभी जो है पॉइंटों को बारीकी से देखेंगे, समझेंगे। आपको जो है परीक्षा के लिए हम जो है निश्चित रूप से तटस्थ होकर तैयार करा कर भेजेंगे, ताकि आप लोग परीक्षा में अच्छे स्कोर करके आएँ। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? ये पिछले जो है बीपीएससी में पूछी गई थी, वहाँ से हमने ये प्रश्न को उठाया है। ये नेट में भी पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब आप लोग देंगे, 5 विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही जवाब विकल्प ग हो जाएगा। 13 स्वर 38 व्यंजन, यानी कुल मिलाकर एक कॉमन वर्ड जो है वो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। चलिए अब हम लोग जो है अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ये जो है नेट का प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? आपके पास जो है 5 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन करना है। ऊपर हम लोग जो है इसको पढ़े हैं अच्छी तरीक़ा से, तो हमें लगता है आप लोग इसका सही जवाब दे पाइएगा। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि से जो है देवनागरी लिपि का विकास होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, यह किसका कथन है? देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, यह किसका कथन है? आपके पास 5 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन करना है। देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, यह किसका कथन है? सही विकल्प का चयन करना है। आपके पास जो है विकल्प दिए गए हैं 5। तो इसका सही आंसर विकल्प अना हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो कथन है राहुल सांकृत्यायन का कथन है। राहुल सांकृत्यायन का कथन है और विकल्प में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है बीपीएससी प्रश्नों को फंसाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, देवनागरी लिपि के ठीक पूर्व की अवस्था क्या है? या इस तरीक़ा से भी प्रश्न पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि के ठीक पूर्व की अवस्था क्या है? आपको बतानी है कि देवनागरी लिपि से ठीक पूर्व की अवस्था क्या है। 5 विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ग हो जाएगा, यानी कुटीर लिपि। कुटीर लिपि से ही देवनागरी का उदय होता है, तो देवनागरी से ठीक पूर्व की अवस्था जो है कुटीर लिपि हो जाएगी। तो 9वां प्रश्न हम लोगों ने देख लिया। अब इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के किस राजा के एक शिलालेख में हुआ है? देवनागरी लिपि का
सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के किस राजा के एक शिलालेख में हुआ है? आपके पास 5 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के किस राजा के एक शिलालेख में हुआ है? 5 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ख हो जाएगा। राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में जो है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। तो इस प्रकार हम लोगों ने देवनागरी लिपि के उद्भव और विकास को देखा और समझा। तो हमें लगता है ये जो वीडियो है आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से कीजिएगा। इसका PDF टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। आप लोगों ने मेरा मोबाइल नंबर जो मांग रहे थे कि कितना है, तो मोबाइल नंबर जो मेरा है 72 61 81 53 07 है। आप लोग जो है इस पर कोई ज़रूरी बात हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, या ज़्यादा ज़रूरी हो तो कॉल कर सकते हैं, लेकिन बेमतलब का कॉल नहीं कीजिएगा। तो अब हम लोग जो है यहाँ प्रश्न भी देख लिए, देवनागरी लिपि से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु तो उसको भी देख लिया। तो हमें लगता है कि देवनागरी लिपि से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप लोग उसका अच्छे से जवाब दे पाइएगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप जब हमें सहयोग करते हैं तो हमें उत्साह मिलता है, एक नई उमंग मिलती है, तो हम दुगने उत्साह के साथ आपके समक्ष आते हैं। और जो है अब हम लोग जो है टॉपिक बाय वीडियो कर रहे हैं, तो लगभग PGT का कुछ हो गया है, तो अब हम लोग TGT को समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देखेंगे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक समय निर्धारित किया जाए वीडियो अपलोड करने का, लेकिन देखिए कब तक संभव हो पाता है, क्योंकि मुझे ही नोट्स को टाइप करना होता है, देखना होता है, पढ़ाना होता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो जल्दी जल्दी वीडियो बनाने में असमर्थ हो जाता हूँ। लेकिन आप लोगों को मैं भरोसा देता हूँ कि आपका जो जितना भी है सिलेबस उसको मैं पूरा कर दूँगा, और 6 से जो है +2 तक तैयारी आपका जो कर रहे हैं सभी के लिए जो है लाभदायक होगा, क्योंकि हम लोग जो है ग्रामर पढ़ेंगे तो 6 to 8 में और 9 to 10 में जो है ग्रामर यानी व्याकरण पूछा जाता है, तो उसको हम लोग देखेंगे और साथ में इसको भी लेकर चलेंगे। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब हम शुरुआत किए हैं तो अंतिम दिन तक आपके साथ रहेंगे, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। यूँ ही मेरे चैनल पे बने रहें और सहयोग करते रहें, ताकि एक दूसरे का संबंध बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ ही सहयोग बनाए रखें।